दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के विज्ञान का ओरिजिनल मॉडल पेपर का दूसरा वीडियो को देखने वाले हैं। और दोस्तों ये मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए, इनके अलावा अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इसमें सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं ना तो बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा। और दोस्तों इसमें सभी प्रश्न आपका NCERT के पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया प्रदीप्त वस्तु या फिर अदीप्त वस्तु, और ऑप्शन सी आत्मदीप्त वस्तु, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिन वस्तुओं से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होते हैं ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। आत्मदीप्त, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आत्मदीप्त वस्तु के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, स्वयं प्रकाश कौन कौन उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जलता हुआ बल्ब, ये सब जो होते हैं ना आत्मदीप्त वस्तु हो गया, ठीक है। ये इसका खुद का प्रकाश होता है, खुद का रोशनी होता है ना। इनके अलावा आपका चांद हो गया, चांद एक प्रकार का क्या हो गया, अदीप्त वस्तु के उदाहरण है, क्योंकि चांद जो चमकता है ना सूर्य के रोशनी से चमकता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सीधी रेखा में या फिर टेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों प्रकाश हमेशा जो है ना सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि प्रकाश क्या है। तो दोस्तों प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या करा है कि समतल दर्पण में क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि समतल दर्पण में क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कि क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, और बी में आपका दिया हुआ है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और ऑप्शन सी है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण में जो होता है ना आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कहने का अर्थ है कि कोण आई जो बराबर होगा ना कोण आर होगा। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एमीटर से या फिर थर्मामीटर से, और ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वोल्टामीटर से। ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर है। जिस तरह हम लोग विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, उसी प्रकार विद्युत वाहक बल को भी हम लोग जो है ना वोल्ट मीटर से ही मापते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन अचालक है, यानी कि कुचालक है। यहाँ पे कुचालक होगा, ठीक है, यहाँ गलती हो गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चीनी मिट्टी या फिर अभ्रक, और ऑप्शन सी है कांच, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एल्यूमिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे चीनी मिट्टी हो गया, अभ्रक हो गया और एल्यूमिनियम, ये तीनों जो है ना सुचालक होते हैं या चालक होते हैं, गुड कंडक्टर जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन ये कांच जो है ना एक प्रकार का कुचालक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि ए और बी दोनों प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध किया गया तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जब ए और बी को दोनों प्रतिरोधों को क्या किया गया, पार्श्वबद्ध किया गया, तो समतुल्य जो प्रतिरोध होगा ना वह आपका प्रत्येक से कम होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यह प्रश्न ये कह रहा है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है ना वो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात की जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें सभी प्रश्न बिहार बोर्ड से जैसा ही है, यानी कि बिहार बोर्ड में जिस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं ना उसी तरह सभी प्रश्नों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। इसीलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है, क्योंकि बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न वो देखने को मिलता है। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या करा है कि दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रभावित होती है तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं। तो दोस्तों दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है ना तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल प्रश्न क्या कराए कि चुंबकीय अक्ष की लंबाई किसी दंड चुंबकीय की ज्यामिति की लंबाई का कितना प्रतिशत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 100% या फिर 50% और ऑप्शन सी है 76% और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 86%। तो दोस्तों चुंबकीय अक्ष की लंबाई किसी दंड चुंबकीय ज्यामिति की लंबाई का जो है ना 86% होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 48% को देखने के बाद आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 48% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या कराए कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों पवन विद्युत जनित्र में पवन की स्पीड जो होना चाहिए ना कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा क्या कर रहा है कि बॉक्स प्रकार के कुकर की ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण जो होता है ना वो क्या होता है वही आप लोग को बतलाना है। तो यहाँ पे आप लोग बतलाना है कि बॉक्स प्रकार के कुकर के ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का जो मेन कारण और मुख्य कारण होता है ना क्योंकि विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने का इसका कार्य होता है। ठीक है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोलर कुकर में जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह अभिसारित कर देती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पेट्रो या फिर टर्बो और ऑप्शन सी है नाइट्रो और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हाइड्रो। तो दोस्तों जल जो होता है ना अर्थ किसका होता है। तो दोस्तों जल यानी कि हाइड्रो का अर्थ क्या होता है जल होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2 होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बन या फिर कांच और ऑप्शन सी है सिलिकॉन और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एल्यूमिनियम। तो दोस्तों सिलिकॉन का उपयोग हम लोग जो है ना सौर सेल बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि एक विलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलियन के पीएच का मान निम्नांकित में क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आप लोगों को बार बार बताया जाता है कि जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है 7 से कम होता है क्योंकि यहाँ पे नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है 7 से कम होता है। अगर हम लोग चारों ऑप्शंस को देखें ना तो 7 से कम ऑप्शन डी में दिया हुआ जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 6। ठीक है अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 15 नंबर प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि निम्नांकित में कौन सा पीएच का मान भास्मिक विलयन को दर्शाता है। तो दोस्तों आप लोग को मालूम होगा जो भी विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो वो विलयन क्या होगा भास्मिक विलयन होगा या फिर क्षारीय विलयन होगा। ठीक है तो यहाँ पे 7 से अधिक जो है ना ऑप्शन डी में दिया हुआ 9 जो कि 7 से अधिक है ये विलयन क्या होगा भास्मिक विलयन के मान को दर्शाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 होता है ना तो विलयन क्या होता है उदासीन होता है। ठीक है इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है और एक भी प्रश्न को आप लोग स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फाइनल परीक्षा में हूबहू यहीं से देखने को मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पीतल या फिर कांच और ऑप्शन सी टोंका और ऑप्शन डी में आपका दिया स्टील। तो दोस्तों तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम लोग पीतल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो दोस्तों पीतल जो है ना तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 17 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि एल्यूमिनियम धातु का अयस्क निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हेमेटाइट या फिर बॉक्साइट और ऑप्शन सी है पाइराइट और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एल्यूमिनियम धातु का जो अयस्क है ना बॉक्साइट है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि लोहा का अयस्क क्या है। तो दोस्तों लोहा का अयस्क क्या होता है हेमेटाइट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है कि लोहा का अयस्क क्या होता है हेमेटाइट होता है और एल्यूमिनियम धातु का क्या होता है बॉक्साइट होता है। ठीक है अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो देखिएगा यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सोना या फिर चांदी, और ऑप्शन सी है लोहा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हीरा। तो दोस्तों दुनिया का जो कठोरतम पदार्थ होता है ना, दुनिया का सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है, डायमंड होता है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो दोस्तों हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ना 2.42 होता है। इसे आप लोग को साथ में याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का जो धात्विक गुण होता है ना क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये बिहार बोर्ड के दूसरा ओरिजिनल मॉडल पेपर को देख लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न 100% हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न ये खड़ा है कि परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लोथर मेयर या फिर मोस्ले, और ऑप्शन सी है मेंडलीव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ रदरफोर्ड। तो दोस्तों परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का जो प्रतिपादन किए थे ना मोस्ले ने किए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक गुण वाला है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों सबसे अधिक धात्विक गुण वाला जो तत्व होगा ना क्लोरीन होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया करा है कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। तो दोस्तों सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड जो होता है ना पोटेशियम ऑक्साइड होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा K2O। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 48 प्रश्न में से हर बार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में जितने भी प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं ना सभी प्रश्न आपका बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर से सम्मिलित है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो दोस्तों जब प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है तो उस समय जो है ना पानी का टूटना ये प्रोसेस होता है, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ CO2 का मुक्त होना ये प्रोसेस नहीं होता है। इनके अलावे ऑक्सीजन का मुक्त होना होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ CO2 का उपयोग होना होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में पानी का टूटना तो होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना भी होता है, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ CO2 का उपयोग। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पौधे क्या करते हैं लेते हैं। ठीक है, तो प्राणवायु उसका क्या हो गया CO2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 को मुक्त नहीं करता है बल्कि उसका उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। वो क्या करता है कि CO2 मुक्त कर, जो कि ये गलत बात है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का उपयोग होता है ना कि CO2 का मुक्त होना होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो दोस्तों निःश्वास द्वारा निकली वायु यानी कि हम लोग कौन सा गैस को निष्कासन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर O2 ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी है पाइरुवेट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नाइट्रोजन। तो दोस्तों हम लोग निःश्वास के द्वारा जो है ना निकली वायु जो होता है वो कौन सा गैस रहता है? CO2 गैस होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ यूरिक अम्ल, या फिर एमिनो अम्ल, और ऑप्शन सी ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है ना अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावित ग्रंथि का क्या नाम है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एड्रिनल, या फिर गुर्दा, और ऑप्शन सी पिट्यूटरी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ थायराइड। तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावित ग्रंथि का जो नाम होता है ना एड्रिनल होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और ये साथ ही साथ ये बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर से आप लोग को जैसा कि पता है कि बहुत सारे प्रश्न 100% हूबहू देखने को मिल जाता है, इसीलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 48 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न
तो देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा ध्यानपूर्वक कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन में अंडाशय से बाहर निकलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 28वें दिन या फिर 14वें दिन, ऑप्शन सी 20वें दिन, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 30वें दिन। तो दोस्तों स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु जो है ना 14वें दिन जो है ना अंडाशय से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। तो दोस्तों पक्षी तथा चमगादड़ के पंख जो है ना यह असमजात अंग है, क्योंकि समजात अंग उसको कहते हैं जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होता है, लेकिन ये पक्षी तथा चमगादड़ का जो पंख होता है ना ये उत्पत्ति और संरचना में समान नहीं होता है, ठीक है। और दोस्तों समजात अंग के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि हमारा हाथ हो गया, कुत्ते की अग्रपात हो गया, ये क्या होते हैं समजात अंग के उदाहरण होते हैं। लेकिन ये पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख क्या होगा असमजात अंग के उदाहरण होगा। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है ना XY गुणसूत्र होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो दोस्तों स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है ना XX गुणसूत्र होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा था कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो दोस्तों XY गुणसूत्र होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया कोशिका के DNA में, या फिर कोशिका के RNA में, और ऑप्शन सी में आपका दिया कोशिका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र होता है ना वो कोशिका के DNA में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि DNA का विस्तार क्या होता है। तो दोस्तों ये DNA का विस्तार जो होता है ना डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बांध बनाने का मुख्य कारण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पीने का जल उपलब्ध करना, या फिर बिजली उत्पन्न करना, और ऑप्शन सी वर्षा जल के बहाव को रोकना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बांध बनाने का जो मेन और मुख्य कारण है ना बिजली के उत्पादन करना, यानी कि बिजली प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 32वां प्रश्न क्या कराए कि वर्षा जल का संचयन कहलाता है। तो दोस्तों वर्षा जल का जो संचयन कहलाता है ना क्या कहलाता है, जल संचयन कहलाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि मस्तिष्क उत्तरदायी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बदलाना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए होता है। तो दोस्तों ये मस्तिष्क जो उत्तरदायी होते हैं ना सोचने के लिए होते हैं, हृदय स्पंदन के लिए होते हैं, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होते हैं, यानी कि ये सभी के लिए मस्तिष्क क्या होते हैं उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अमीबा में, या फिर ईस्ट में, और ऑप्शन सी है पुष्पी पादप तथा जंतुओं में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निषेचन की क्रिया जो होती है ना मुख्यतः किसमें होता है, पुष्पी पादप तथा जंतुओं में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 35वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्या कराए कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि अनुवांशिकी का पिता कौन है। तो दोस्तों अनुवांशिकी का पिता कौन है, ग्रेगर जेन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, इसे आप लोग को साथ में याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्पादक, और ऑप्शन सी है प्राथमिक उपभोक्ता, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है द्वितीयक उपभोक्ता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तृतीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हिरन होते हैं ना प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 37वां प्रश्न क्या कराए कि
निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% इस बार आएगा ही आएगा, आने की काफी संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना। तो दोस्तों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है ना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर इसे आप अगर मीटर में बोलिएगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या करा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सीधा होता है, या फिर आधा होता है, ऑप्शन सी है उल्टा होता है, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ तिरछा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आंधा दिया हुआ, ठीक है। तो दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो दोस्तों हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया सफेद कलर, या फिर काला, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी में आपका दिया लाल। तो दोस्तों सोलर कुकर में जो प्रयुक्त बर्तन होता है ये प्राय काला रंग से पेंटेड होता है, यानी कि ब्लैक कलर से क्या होता है? पेंट किया होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया लकड़ी, या फिर गोबर गैस, और ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी में आपका दिया कोयला। तो दोस्तों आप लोग को पहले ही बताए थे जो लकड़ी होती है, गोबर गैस होती है और कोयला होते हैं ना, ये तीनों क्या होते हैं? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण होते हैं, लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा जो होते हैं ना ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं होते, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं कि ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया कैलोरी, या फिर जूल, और ऑप्शन सी है ताप, और ऑप्शन डी में आपका दिया न्यूटन। तो दोस्तों ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ना जूल होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये न्यूटन किसका ऐसा मात्रक होता है? बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये एसआई का विस्तार क्या होता है? अगर आपको पता है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं पता है फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए कि सर एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, हम आप लोग को कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 42वां प्रश्न क्या करा है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पवन, या फिर कोयला, और ऑप्शन सी है जल, और ऑप्शन डी में आपका दिया सूर्य। तो दोस्तों ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत यानी कि जो एक ना एक दिन कभी ना कभी इस दुनिया से खत्म होना है, यानी कि इस दुनिया से समाप्त होना है, ठीक है, जिसका खत्म होना निश्चित है। तो दोस्तों ये कोयला क्या होते हैं? इसका खत्म होना एक ना एक दिन निश्चित है, इसलिए जो है ना कोयला एक प्रकार का क्या होगा? अनवीकरणीय स्रोत होगा। इनके अलावा पवन हो गया, जल हो गया और सूर्य होगा, ये जो होगा ना दुनिया के साथ ही समाप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या करा है कि रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक तथा प्रतिफल के बीच का चिन्ह दिया जाता है। तो दोस्तों जो केमिकल इक्वेशंस होता है ना उसमें जो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है ना उसके जो बीच चिन्ह होता है वो क्या होता है? एरो का चिन्ह होता है, इस तरह। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंस टू कहते हैं, या फिर हम लोग एरो भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को एक रासायनिक समीकरण बता देते हैं, जैसे कि H2 हो गया प्लस O2, इसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंस टू कहेंगे H2O, ठीक है। यानी कि यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? जल नामक द्रव का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया? प्रतिकारक हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। तो प्रतिकारक और प्रतिफल के बीच जो चिन्ह होता है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस टू कहते हैं, या फिर हम लोग क्या कहते हैं? एरो कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग तीर का चिन्ह भी कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि प्राकृतिक गैस यानी कि CH4 जिसे हम लोग मीथेन भी कहते हैं का दहन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो ऑक्सीकरण, या फिर
संश्लेषण प्रतिक्रिया और ऑप्शन सी में दिया हुआ स्थावन प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्राकृतिक गैस जो CH4 का जो दहन होता है ना ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडाइजेशन के कारण होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 45 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो दोस्तों जो पहले हम देखे और दोबारा जो है ना यहाँ पे गलती से टाइप हो गया, आपको दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए में आपका जो पेट्रो या फिर टर्बो, और ऑप्शन सी है नाइट्रो, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों जल जो होता है ना, जल किसका अर्थ होता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है जल, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या एल्यूमिनियम है, आप लोग सही कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जल किसका अर्थ होगा, हाइड्रो का अर्थ क्या होगा, जल होगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराएगा, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न को भी हम लोग पहले ही देखे तो हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो सौर सेल बनाने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं ना, सिलिकॉन एलिमेंट का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि आवेश के क्वांटम का मान होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आवेश के क्वांटम का मान जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, इसीलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमें प्रश्न ये कराए कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है ना, ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर को सोल्व किए। और दोस्तों ये बिहार बोर्ड के दूसरा मॉडल पेपर था, इससे पहले अगर पहला मॉडल पेपर नहीं देखे है ना तो उस मॉडल पेपर को भी देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर से हूबहू आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सेम टू सेम है ना प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे बताइएगा कि 48% में से आप लोग को पहले से कितना प्रश्न याद था, क्योंकि 48 प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में रामबाण साबित हो सकता है आपके लिए, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि 48% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए चुना गया है। देखिएगा यहाँ पे क्या कराए कि आंख व्यवहार करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तल दर्पण की तरह या फिर उत्तल लेंस की तरह, और ऑप्शन सी है समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी में आपका दिया उत्तल लेंस की तरह। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आंख व्यवहार करता है, यानी कि हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी साथी इस बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा ही, फेसबुक ग्रुप होगा ही ना, सारे ग्रुप में इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।